अस्सलामुअलैकुम। अरबी मालिक ने 2 करोड़ की ऑफर की। मैं शादीशुदा थी मगर 2 करोड़ का सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी। अरबी मालिक से 10 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी रकम सारी जिंदगी नहीं कमा सकती थी और अरबी की ऑफर कबूल कर ली। मतलब पहली रात ही मेरे होश उड़ गए। अरबी, मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आने लगती। आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नजर आने लगता, जो पुराना और खराब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था कि उसके चलने के बावजूद मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। मैं एकदम ही उठकर बैठ गई। अपने बराबर नजर दौड़ाई तो मेरे बराबर मेरे शौहर इस गर्मी और हब्स में बहते पसीने में भी बेखबर सो रहा था। कल तक तो मैं भी थकन से चूर गर्मी में भी यूं सो जाया करती थी, लेकिन जो वाक़या आज रूनुमा हुआ था उसने मेरी नींदें उड़ा के रखनी थी। मैंने अपने अरबी मालिक से बस 2 दिन की मोहलत मांगी थी और मैं जब से घर वापस आई थी मुसलसल सोच रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम तो ना थी, बहुत बड़ी रकम थी। मेरे तमाम मसाइल अरबी मालिक के 2 करोड़ के चेक से हल हो सकते थे, लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी थी वो भी छोटी ना थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उनके साथ वो सब कर सकती थी जिसका मुआवजा वो मुझे 2 करोड़ दे रहे थे। मैं पहले तो मालिक की बात सुनते ही इनकार कर चुकी थी, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी कम मायगी का ख्याल आने लगा। मैंने कहा, मुझे 2 दिन की मोहलत है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो कहने लगे, 2 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकता, मुझे आप 2 दिन तक जवाब दे दीजिएगा। मैंने हामी भर ली और घर लौट आई। जब से घर आई थी मेरा सारा ध्यान मालिक की इस बात को सोचने जा रहा था। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती थी, वहाँ बच्चों की रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते थे और मैं उन खवातीन पर सुपरवाइजर थी जो वहाँ कपड़े सिलाई करती थी। हालांकि वहाँ मुझसे पहले भी 2 खवातीन सुपरवाइजर पर काम सर अंजाम दे रही थी, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ नरमी और प्यार से पेश आते थे, बाकी स्टाफ के साथ उनका रवैया ऐसा ना था। वो बाकी वर्कर्स से सख्त लहजे में बात करते थे। मैं पिछले 6 माह से जॉब कर रही थी और इन 6 माह में मालिक की जितनी मेहरबानियाँ मुझ पर कर चुका था, मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे मुलाजमीन भी हैरान थे। अक्सर खवातीन मुझसे ये कहने लगी थी कि हम इस ऑफिस में पिछले 3 साल से काम कर रही हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ाई और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी चंद ही माह हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी, तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसे भी तुम क्या काम करती हो? मुझे खुद मालिक के इस पसंद की मेहरबानी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। एक खातून कहने लगी, बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर मर मिटा है, इसीलिए तो ये मेहरबानियाँ उस पर हो रही हैं, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो है नहीं। ये बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों पर तरजीह दे रहा है तो जाकर मालिक से पूछो, मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी चिल्ला कर बोली थी। मेरा लहजा बुलंद हुआ तो बहुत से स्टाफ के लोग जमा हो गए। वो खातून भी मुझसे लड़ने लगी। बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैंने बिना लिहाज मुरवत के वो सब बातें बता दी जो मालिक के हवाले से खवातीन के माबैन मौजू एक गुफ्तगू बनी हुई थी। जब सबके सामने ये बातें मैंने बताई तो मालिक की घूरती नज़र सब खवातीन पर थी और वो खवातीन मालिक के तेवर देखकर शर्मिंदा सी हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि इस फैक्ट्री का मालिक मैं, मेरी मर्जी जिसके जितनी चाहे तनख्वाह बढ़ाऊं। आप लोग कौन होती है किसी की किरदार खुशी करने वाली? मालिक के सख्त कीर लहजे पर सब खवातीन की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा कि आइंदा किसी ने इस किस्म की बातें फैलाने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की धमकी काम आ गई थी और मेरी जान को भी सुकून हो गया था, लेकिन शायद ही मेरी एक गलत सूझ थी। चंद माह बाद ये हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं चकरा कर रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि फैक्ट्री बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, कहीं न जाओ, उन्हें मुझसे भी ज़रूरी बातें करनी है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जब तमाम वर्कर्स छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते थे तो मैं क्यों रुकती, और फिर वो भी अकेले, क्योंकि ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए सादर हुआ था। छुट्टी के बाद तमाम खवातीन जा चुकी थी और दूसरे वर्कर भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, लेकिन मालिक बड़े पुरसुकून तरीके से अपने ऑफिस के कमरे में बैठे थे। मैंने दरअसल दरवाजे को दस्तक दी ताकि उनसे कहूँ कि भाई जो काम है मुझे बता दें, वरना मैं भी छुट्टी करूँ। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बस दरवाज़ा खोला और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मालिक जी कहिए क्या कहना है आपने? तो कहने लगे, यूं तो बात नहीं हो सकती, आप अंदर आएं, यहाँ बैठे मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर पहनी घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरा सांस खारिज किया और कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो मुझे बस
غور سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ مالک کی نظروں سے میں کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگی اور اس کے بعد جب کچھ مالک نے مجھ سے کہا میرا تو دماغ کھول کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگے آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر تو میری طبیعت باہ باہ ہو جاتی ہے۔ اپنے مالک کی اس قسم کی بات سن کر میں نے انہیں بڑے خطرناک تیوروں سے دیکھا تھا۔ بجائے وہ شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگے۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی، ویسے بھی میں اتنی دیر تک یہاں آپ کی یہ فضول گفتگو نہیں سن سکتے۔ میرا شوہر گھر پر پہنچ چکا ہوگا اور میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر میرے مالک نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگے کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر میرے مالک کا چہرہ متغیر سا ہو گیا، خاموش ہو گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگا کہ اگر آپ کا شوہر ہے اور جاب کرتا ہے تو پھر آپ نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے اور اسی لیے میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہوں، اسی لیے نوکری کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کماتے ہیں تبھی ہمارا گھر چلتا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کل سے ڈیوٹی پر آ جائیے گا۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، آفس سے باہر چلی گئی۔ میرا شوہر بھی نوکری کرتا تھا اور میں بھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا، لیکن ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور ہم خود بھی ابھی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ پہلے دونوں نوکری کر کے اپنا گھر خرید لیں، اپنی تنگی کو دور کریں، پھر ہم اولاد کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ اس معاملے میں ہم دونوں میاں بیوی کی ایک ہی رائے تھی۔ کچھ دن تو میرا مالک خاموش رہا، لیکن چند دن کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت مجبور ہوں، اگر آپ میری مجبوری حل کر دیں گی تو میں آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، اور میں واقعی نہیں سمجھی تھی، پر جب بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ابھی کے ابھی 2 کروڑ کی رقم دینے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ بات اتنی معمولی سی تو نہ تھی کہ جو میں مان جاتی۔ پہلے تو میں نے جھٹ سے انکار کر دیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں اسے سوچ کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی اور میری ضروریات اور مسائل کا حل بھی تھی، اسی لیے میں نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ پر جیسے ہی اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ 2 دن سے زیادہ کا وقت مجھے دے نہیں سکتا، میں اسے 2 دن کے اندر اندر جواب دے دوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اب اپنے شوہر سے یہ بات کرنی تھی۔ اب تک ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ہی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب جو بات میں اپنے شوہر سے کرنے والی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے 80% اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گا، بس 20% یہ امید تھی کہ شاید مان جائے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر میرا شوہر میری بات مان جاتا ہے تو بس 1 سال کی تو بات تھی، اور اس کے بعد تو ہم مالا مال ہو جاتے اور بڑی خوشحال زندگی جی سکتے تھے۔ لیکن وہ بات اتنی بھی عام نہ تھی کہ میں اپنے شوہر سے بے تکلف ہو کر کہہ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں غصے میں وہ میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار ڈالے، کیونکہ بات اس کی غیرت پر جا کر لگتی تھی اور کوئی بھی مرد اپنی غیرت پر ایسی بات برداشت نہیں کرتا۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی، میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ شوہر سے کیسے بات کروں۔ میرے پاس صرف 2 دن تھے جس سے مجھے ایک حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ ہمارے اخراجات زیادہ اور وسائل کم تھے، جو ہماری حالت تھی ہم تو دونوں مل کر کام کرتے تھے، تب جا کر مہینہ گزر جاتا تھا۔ اس تنخواہ میں ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ میں محنت اس لیے کر رہی تھی تاکہ میں پیسوں کو جمع کر کے اپنا ذاتی گھر خرید سکوں، تاکہ کرائے کے جھنجٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں فیکٹری میں بھی غائب دماغی سے گئی تھی اور دماغ بس یہ ایک بات چل رہی تھی کہ ایسا کیا کہوں کہ میرا شوہر میری بات مان جائے۔ رات کو میں نے اپنے میاں کا پسندیدہ مٹن قورمہ بنایا۔ کھانا دیکھ کر تو اس کا چہرہ چہک سا گیا تھا، پھر کہنے لگا مت بنایا کرو، اتنی مہنگی چیز ہے، جانتی ہوں میں گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے، یہی ہمارے 4 دن سادہ کھانے سے آرام سے گزر جاتے۔ اس نے پلیٹ میں مٹن قورمہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کیا ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ یہاں سے پیسے بچا لیں تو وہاں کام آ جائیں گے؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بنا سوچے سمجھے بدرے پیسہ خرچ کریں، جو چیز چاہے کھائیں پیئیں خریدیں؟ یہ بات سن کر وہ کہنے لگا حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، ہمارے نصیب میں یہ سب عیش نہیں۔ اس نے روٹی کا نوازا توڑا اور کھانے لگا۔ میں نے کہا مجھے ایک آفر ہوئی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو ہم 1 سال میں کروڑ پتی ہو سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھانا کھانا بھول گیا، کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ ایسی کون سی آفر ہو گئی ہے تمہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دھیرے دھیرے سے بات بتا دی۔
बड़े खामोशी से उसने मेरी बात सुनी, लेकिन खाना वहीं छोड़ दिया। ये देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा था। कुछ देर कोई नहीं सोचता रहा और मेरी जानिब देखता रहा। मैं उसके जवाब की मुंतजर थी, समझ नहीं पा रही थी कि उससे पूछूं या ना पूछूं। फिर मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को इनकार कर दूं। ये बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा, कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो ऑफर तुम्हारे मालिक ने की है वो रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूं। शायद वो भी मेरी ही कैफियत से गुजर रहा था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान दो। असल में मेरे मालिक ने ये कहा था कि वो बे औलाद है और उसकी बीवी 5 है, उसे औलाद नहीं दे सकती और वो अपनी बीवी को छू नहीं सकता, क्योंकि सारा कारोबार तो दौलत उसकी बीवी के नाम है। वो कहने लगा कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए और तुम इतना खूबसूरत हूँ। मुझे देखकर उसको ये ख्याल आया था, इसीलिए मैं तुम पर ज्यादा मेहरबानियां कर रहा था। अगर तुम गैर शादीशुदा होती तुम मुझसे शादी के बाद, बच्चा होने के बाद तलाक न ले, लेकिन मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी। अब तुम शादीशुदा हो, तुम मुझे इस बात की फिक्र नहीं। अगर तुम्हारा शौहर राजी हो जाए तो वो तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे इद्दत पूरी होते ही निकाह कर लूंगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इद्दत पूरी होते ही तुम्हारा शौहर तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। 2 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है, जिनमें तुम दोनों मियाँ बीवी के हालात बेहतर हो सकते हैं। ये वो बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही। शौहर को भी एतराज ना था, इसीलिए मैंने भी जाकर अगले ही रोज मालिक को अपने शौहर की रजामंदी बता दी। फिर ऐसा ही हुआ था, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और इद्दत खत्म होते ही मालिक ने मुझसे शादी कर ली। इस दौरान मालिक मुझे अपने घर ले गया। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रुख गुस्से से बदल लेती थी। वो मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत नहीं थी। मेरा मकसद भी सिर्फ पैसे का हुसूल था। अभी मेरी शादी को 2 ही माह गुजरे थे कि मैं उम्मीद से हो गई। मुझे तो खैर इस बात से कोई खास खुशी हासिल नहीं थी, क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी था, मेरा महबूब नहीं। मुझे अभी भी अपने शौहर से ही मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बेहद खुश था। वो मेरा पहले से बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा। उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती, मेरी दवाएं मुझे वक्त पर देती। तो दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी, ताकि जल्द अज जल्द बच्चा हो और मेरी जान छूटे, मुझे पैसे मिले और मैं अपनी जिंदगी अय्याशी से अपने शौहर के साथ गुजारूं और फिर अपने शौहर से बच्चे पैदा करूं। जब भी मैं अपने शौहर को फोन करती वो बेहद उदास सा हो जाता, कहने लगता, मैंने तुम्हें कह तो दिया था, लेकिन मुझसे गम सहा नहीं जा रहा। मुझे एहसास हो रहा है कि कोई मामूली सी बात हरगिज़ न थी। मैं उसे कहती, जवाद अब तो बहुत कम वक्त रह गया, तुम क्यों दिल बुरा कर रहे हो? बस चंद महीने की तो बात, जैसे ही बच्चा होगा मालिक मुझे तलाक दे देगा और इद्दत पूरी होते ही हम दोबारा से निकाह कर लेंगे और हमारी जिंदगी की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे जिसमें हर आसाइश होगी, गाड़ी लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मेरी बात सुनकर वो फोन बंद कर दिया करता था। मेरी आंखों में तो जैसे ख्वाब सजने लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, 2 करोड़ से मैंने कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, मैं यही सोचती रहती थी। फिर वो वक्त भी आ गया कि मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चा मालकन के हवाले किया और खुद अपने शौहर के पास चली गई। लेकिन घर के दरवाजे पर दस्तक देते देते मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। मैंने मोहल्लेदारों से कहा कि दरवाज़ा तोड़ दें। मुझे पता था कि जवाद इस वक्त घर नहीं मिलता है, कहीं नहीं जाता। फिर वो क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बेहद खौफज़दा था। मोहल्लेदारों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरा शौहर सहन में गिरा पड़ा था। मैं चीखना चिल्लाने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, तो शायद मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुनिया से चल बसा। मेरे रोते हुए 4 दिन गुजर गए थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं मालिक के पास वापस चली जाती, उसे कहती कि मुझे वो सहारा दे कि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुंची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने साथ लगाए बच्चे को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने शौहर के पास जाने की। अरे अपने ऊपर उठता चेक तो लेती जाओ, जिसकी खातिर हमने ये सब किया है। उसने जेब से चेक निकाल कर मुझे थमा दिया और साथ में एक पेपर भी। कहने लगा, ये तुम्हारा आज़ादी का परवाना है, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, तुम जा सकती हो। ये सुनकर तो मेरे दिमाग में धमाके होने लगे थे। पैसे तो आ गए थे, लेकिन मैं बेसहारा हो गई थी, तन्हा रह गई थी। जिसकी खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, ना तो वो शौहर रहा था और ना ही मैं मालिक की ज़ौजियत में रही थी। इस लालच ने मुझसे साथ ही छीन लिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।